नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात करेंगे आज मंकी पॉक्स पर नजर विषय की कि किस तरह से मंकी पॉक्स से एक मौत हुई है और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बीमारी कोविड की तरह खतरनाक होगी। तो दुनिया भर में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए यूपी ने भी बचाव के लिए कमर कस ली है। संजय गांधी पीजीआई के निदेशक डॉक्टर आर के धीमान की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी मानक संचालन प्रक्रिया तय करेगी। इन्हीं की अध्यक्षता में कोविड टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए भी ये टास्क फोर्स काम करेगी। देश में केरल में एक व्यक्ति की मंकी पॉक्स से मौत होने और बीते दिनों WHO द्वारा ग्लोबल इमरजेंसी घोषित करने के बाद नए सिरे से गाइडलाइंस तैयार करने का काम तेज कर दिया गया है। अस्पतालों में 10-10 बेड मंकी पॉक्स रोगियों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। कुल 2150 बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की मेडिकल टीम 21 दिनों तक निगरानी करेगी। जांच के लिए KGMU में सैंपल भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। 80,000 निगरानी कमेटियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। विदेश और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। मंकी पॉक्स वायरस के लगातार बढ़ते मामलों से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये मंकी पॉक्स है क्या, कितना खतरनाक है, हमें कितना सचेत रहने की जरूरत है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस बीमारी को। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA और वाइस प्रेसिडेंट DMC, और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे, एक्स जॉइंट डायरेक्टर यूपी गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो ये मंकी पॉक्स की जो स्थिति बनी हुई है, क्या कोविड की तरह खतरनाक है? चकत्ते पड़ना और जिस तरह से स्मॉल पॉक्स होती है, दाने पड़ जाना और धीरे धीरे करके ये दाने बढ़ते जाना। सर, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सतीश जी, शुरुआत चूंकि आज आपसे करते हैं और समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि अब जिस तरह की स्थिति बनी है, एक मरीज की मौत की खबर भी सामने आई है, क्या कोविड की तरह ये उतना ही खतरनाक है? क्या चीजें अभी पता लग पाई जो हमें मंकी पॉक्स के बारे में सचेत कर देती हैं? कोविड से कंपेयर करना तो नहीं ठीक होगा, इसलिए कि कोविड के खुद ही अब जैसे सेकेंड फेज था, सबसे खतरनाक था जी, जिसमें काफी लोगों की डेथ हुई। इवन 1,500 डॉक्टर्स सिर्फ दिल्ली में उनकी डेथ हुई थी जी। तो उसका सेकेंड फेज और अब का जो है थर्ड फोर्थ फेज है, उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते जी। लेकिन फिर भी चूंकि ये अफ्रीका से शुरू हुई ये बीमारी थी जी, तो अब हालांकि इसको सबसे पहले 1970 में ही पहला केस ये देखा गया था, उस पर रिसर्च होता रहा। लेकिन अब जो फैलना बहुत फैल रहा है, अफ्रीका से शुरू हुई पूरा, अब यूरोप में, अब तो इंडिया में भी आ गया। एक की डेथ हुई केरला में, आपने सुना होगा। तो ये इससे सशंकित होना भी बहुत जरूरी है। और इस पे पूरा गवर्नमेंट ने इसके लिए जैसा बताया गया कि 2150 बेड ऑलरेडी रिजर्व कर दिए गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसका, क्योंकि ये वायरस, ये स्पेशल, ये एक तरह का वायरस ही है, जैसे हम लोगों का जिसको बड़ी माता बोलते थे है। लेकिन अब इसको इसलिए इस पर रिसर्च अच्छी तरह से हो रही है और हम लोगों को सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फैलता है एक दूसरे से कांटेक्ट में आने से। अगर एक चिकन पॉक्स का मंकी पॉक्स का पेशेंट दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी हो जाएगा जी। उसके घर में वायरल है ये जी, वायरल है जी। तो इसलिए इसके बचाव के लिए बहुत जरूरी है, जरा सा भी अगर शक हुआ तो आप तुरंत उसका निदान कराने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए। अब तो 10-10 बेड हर हॉस्पिटल में के लिए अलग कर दिए गए हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से हो जाएगी, भर्ती हो जाएगी और पूरा उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, हम पहले से सचेत है। डॉक्टर नरेश चावला जी, समझना चाहेंगे, टास्क फोर्स के गठन की बात कही जा रही है, ये टास्क फोर्स का क्या काम रहेगा, कौन लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी कोरोना का मार अभी खत्म भी नहीं हुई थी। रविंद्र सिंह, मत भूलिए कि अभी भी कोरोना के मोर देन 20,000 केसेस जो कि डायग्नोज हो रहे हैं जी। बिल्कुल। प्लस मेरी निगाह में
हजारों केस हो रहे हैं जो कि अभी डायग्नोज का मतलब वो टेस्ट ही नहीं होते। लोग बात, क्योंकि हम इसको बार बार कहते रहे हैं कि जो कोरोना अब चल रहा है वो थोड़ा इतना डेंजरस नहीं है, इतना विरुलेंट नहीं है, तो लोग बात पीपल आर टेकिंग इट लाइट। अभी वो क्लेश खत्म भी नहीं हुआ था कि मॉन्की पॉक्स का स्केयर शुरू हो चुका है। और और, जी और इसलिए बहुत जरूरी है, जी तो बहुत जरूरी है कि हम इसको रियलाइज करें। अभी तक जो मॉन्की पॉक्स हिंदुस्तान में है हार्डली लेस देन 10 केसेस, जी लेकिन मत भूलिए पूरे वेस्टर्न यूरोप में कम जी से कम 16-18 हजार केस हैं और कुछ डेथ्स अफ्रीका में फैली हुई हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर इंडिया कि जी 23-24 साल का लड़का जो दुबई से आया था उसकी डेथ हो चुकी है। तो इस डेथ ने हमारे पूरे देश में आत्म से कहते हैं एक दहशत पैदा करती है कि जी ये भी बहुत डेंजरस है। तो जो अभी तक हम जानते हैं, मॉन्की पॉक्स एक जूनोटिक डिसीज है जो पहले जानवरों में ज्यादा होती थी, जी अब ह्यूमन बींग्स में हो रही है। ह्यूमन बींग्स में अब कैसे कैसे फैल सकती है एक से दूसरे में? जी बाय एयरबोर्न रूट भी फैल सकती है, बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी फैल सकती है, और थर्डली कहा गया है बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। जी तो कहने का मतलब अभी तक तो कोई बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। जी पूरी हिंदुस्तान सरकार ने डॉक्टर वीके पॉल की निगरानी के तले एक फर्स्ट क्लास एक कमेटी है जो कि अभी स्थिति को जज कर रही है। हमारे उद्देश्य रविंद्र जी दो हैं, एक दहशत ना फैलाना और एक लोगों को आगाह करना। आगाह करने का मतलब प्रिकॉशंस लें। तो आप कहेंगे कि जैसे कोरोना पूरी दुनिया पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गया था, क्या मॉन्की पॉक्स भी फैल सकता है? तो हमारी आंसर इज यस एंड नो बोथ। यस इसलिए कि कहीं भी फैल सकता है, नो इसलिए कि जो अभी हम समझते हैं जो रिस्क ग्रुप्स हैं वो लोग हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवल लेके आए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो वाइल्ड लाइफ यानी कि किसी तरह से जानवरों के कॉन्टैक्ट में ज्यादा आते हैं, वो जू में काम करते हैं, वो कोई एनिमल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, वो वाइल्ड लाइफ में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। ऐसा देखते हुए हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत अभी तक नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं वो एक डेथ हो गई है, इसने सबकी घंटियां बजा दी हैं कि ये भी कहीं वैसे तो नहीं मारेगा कोरोना की तरह। तो माय आंसर इज इट विल नॉट बी वेरी डेंजरस, इट विल बी कंटेन्ड। उसके लिए हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राज्य लेवल पे कमेटीज बनाई गई हैं और जो टास्क फोर्स बनाए गए हैं वो 3 किस्म का काम करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब जी। हाँ यस, मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगा कि ये एक ऐसा दौर है, इतने लंबे अंतराल तक ऐसा नहीं देखा गया कभी कि एक बीमारी खत्म नहीं हुई और दूसरी एकदम से आकर खड़ी हो गई। ये किस तरह का दौर है? ये बीमारियां आखिर क्यों हो रही हैं? क्या इसके पीछे की वजह, ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे। रविंद्र, मैं बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये एनिमल किंगडम की बीमारियां हैं, कोरोना भी एनिमल किंगडम की बीमारी थी और ये जूनोटिक बीमारी कहते थे, दे वर लिमिटेड टू एनिमल्स ओनली। ऑफ लेट देखा गया है ना केवल ये 2 आए हैं, अभी तो हमारा एक चेतावनी है आम जनता को, शायद ये और वायरस भी अभी आ सकते हैं। तभी हम सब लोगों कहते हैं भाई डरो नहीं, लेकिन उसकी प्रिकॉशंस लो। व्हाट आर द प्रिकॉशंस? आप अपना कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बिल्कुल, ये समझने की बात बहुत अच्छी कही है सतीश जी, नरेश जी, समझने की बात है। और पहले भी नरेश जी ने इस बात के लिए सचेत किया कि हमें संभल के रहना चाहिए किसी बीमारी से घबराने की बजाय, क्योंकि हम ह्यूमन बींग से और हमें जिस तरह से काम करना है, एक साथ मिलकर काम करना। लेकिन सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, ये हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ जी, मैं ये सतीश जी से सवाल पूछ रहा हूँ जी, मैं आता हूँ आपके पास जी। ये बहुत अच्छी बात है, सरकार इस पे पूरा ध्यान दे रही है और जो लखनऊ में इसका सेंटर बनाया गया है जहाँ पे जितने केसेस के जो भी सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको लेकर भेजा जाता है, वहाँ पे उसका पूरी प्रक्रिया की जाती है और जैसे ही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसी को फॉलो किया जाता है हर हॉस्पिटल में। जो जैसे सबके जो बेड बने हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार कई तरह के आरोप लगे कि सरकार व्यवस्थाएं नहीं कर पाई, क्योंकि कोई भी डिजीज आती है तो और नई डिजीज है तो उसको समझने में तो टाइम लगता है। लेकिन क्या हमें वास्तव में वो देखा जाए, वो दौर जो था वो बहुत परेशानियों भरा दौर था, हर कोई सकपका गया था कि क्या हमारी तैयारियां नहीं थी पूरी, हमने देरी कर दी जागने में। इस बार कुछ सीख ली है हमने उन चीजों से? हाँ बिल्कुल लिया है, इसमें सीख तो लिया ही है। तब अब ये चूंकि पहला केस जो केरला में हुआ है जिसकी डेथ है, हालांकि
वो अभी भाई कंफर्म इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो उसको और पहले बीमारियां भी रही हो, हार्ट की हो, डायबिटीज की हो, तो उसमें बॉडी रेजिस्टेंस कम रहता है, तो वो जल्दी उसमें उसके बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग को दोनों तरह से इसके प्रिकॉशन लेने हैं कि अपने को स्ट्रांग बनाना है, प्लस स्ट्रांग इन द सेंस कि जो फाइट कर रहे जितने, अब ये जो वायरस है, वायरस से लड़ने के लिए आपको मजबूत तो होना ही पड़ेगा, प्लस प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन जैसे अब जैसे एयरबॉर्न भी है, जब कांटेक्ट में आना है तो वो तो कांटेक्ट में आएंगे तो होगा ही जी। तो इस वजह से आपको इस तरह की जैसे भी जिससे भी सस्पेक्ट हो, क्योंकि इसमें जैसे बार बार बुखार आना, तेज बुखार आता है, वो मांसपेशियों में दर्द होता है, तो इस तरह के जो भी सिम्टम्स होंगे तो आप तुरंत उसका चेक कराना जरूरी है जी। बिल्कुल। नरेश जी, वही सवाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ के करना चाहेंगे। हमने ये पूछा था टास्क फोर्स में कौन कौन लोग शामिल होंगे और किस तरह से ये काम करेगी? देखिए, किसी भी टास्क फोर्स में कास्को जो इंचार्ज है उसके अलावा हमेशा डिस्ट्रिक्ट जो डॉक्टर है उसको लिया जाता है, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट जो स्टडी करता है कि जो किस किस्म का डिसीज का पैटर्न है, और उसके अलावा हमारे हिसाब से, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम होगा, लेकिन यूजुअली जो इंक्लूड किया जाता है वो मीडिया वगैरह के लोग इंक्लूड किए जाते हैं। और आज भी मैं समझता हूँ जितनी बीमारी है, लोग ना आज भी मेरे पास आते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, जब समय मौके बॉक्स तो नहीं है। तो हमारा जो अगला काम है जो टास्क फोर्स का है, वो एक इंफॉर्मेशन का है, जो कि आम जनता को आपके जैसे चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से वार्निंग दी जाए। कोई लोग सोचेगा भी मंकी पॉक्स जो है, मंकी पॉक्स कोई बंदर के काटने से नहीं होता, वो एक वायरल डिसीज है, एक जूनोटिक डिसीज है, वो फैलती है। तो ये लोगों को बताना जरूरी है। उसके जो पॉसिबल बचाव हैं वो कई नोटिस के थ्रू, न्यूज़पेपर्स में, विजुअल मीडिया से लोगों को बताया जाए, ताकि दहशत कम हो और इंफॉर्मेशन ज्यादा हो। ऐसा मैं समझता हूँ टास्क फोर्स की सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए। मंकी पॉक्स पर नजर, हमारी कोशिश रहती है कि आप पूर्णतः स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिंदगी मजे में चलती रहे। कोशिश यही है। कोविड से हम काफी घबरा गए थे, हालांकि डॉक्टर ने कहा था अगर सचेत रहते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हम विकास की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और हम घबरा जाते हैं। घबराने के बजाय हमें सचेत रहना है। और यहाँ पे मंकी पॉक्स को लेकर भी यही बात कहते हुए हमारे दोनों खास मेहमान नजर आ रहे हैं। तो दोनों खास मेहमान जुड़े हैं। नरेश जी, आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि गाइडलाइंस की भी हम बात करना चाहेंगे। अब चूंकि टास्क फोर्स का गठन हो चुका है, उसको अपना काम सौंप भी दिया गया है, और आप लोग जिस तरह से जिम्मेदारी लेते हैं, मतलब मैं मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए बात करना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं कि बेहतर तरीके से जैसे कोविड को आप लोगों ने भगाया, इसको भी भगाएं। और हमें पूरा प्राउड है अपने डॉक्टरों पर कि आप लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि कोरोना से क्या सीख ली गई और अब हम क्या करने वाले हैं, और इसकी गाइडलाइंस भी बताइए। कोरोना का मैं स्पष्ट कहूंगा, पहली वेव में 3 महीने लॉकडाउन लग गया था, तो बीमारी कंटेन हो गई थी। सेकेंड वेव में जो कुछ भी गलत हो सकता था सब कुछ गलत हुआ था। तो आप अच्छी तरह जानते हैं 2 बड़ी स्टेट्स में इलेक्शंस का होना, कुंभ का होना, और उसके बाद जो अप्रैल और मई 21 में हुआ है, वो हम सबको याद है। कैसा मीडिया ने देखा, कैसा हम डॉक्टर से देखा, लाखों लोगों की मौतें होना, ऑलमोस्ट 1,500 हजार हमारी डॉक्टर्स की डेथ होना। कुल मिला के हमने जो सीखा 2 चीजें। नंबर 1, इंफॉर्मेशन इज पावर। अगर मैं इन्फॉर्म्ड हूं तो मुझे पावर है। मैं कहूंगा सेकेंड वेव में भी जितनी एक्चुअल डिसीज थी उससे कहीं ज्यादा दहशत थी। दहशत मीन्स की पैनिकीनेस। लोगों ने क्या शुरू कर दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टोरेज शुरू कर दिया। लोगों ने एसेंशियल मेडिसिन को स्टोर करना शुरू कर दिया। लोगों ने हॉस्पिटल बेड्स अननेसेसरी ऑक्यूपाई कर दिए। लोगों ने आईसीयू के बेड्स अननेसेसरी ऑक्यूपाई कर दिए। एक हमने ये सीखा। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि वी वर ग्रॉसली शॉर्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। हमारे यहाँ हर जगह एक्चुअल कमियां भी थी और वो एक्चुअल कमियां खुल के बाहर आ गई। तो उसके बाद जो थर्ड वेव आई कोरोना की, हमने सीखा कि हमें तैयार रहना चाहिए। और फोर्थ वेव जो आजकल चल रही है उसमें इतनी हॉस्पिटल एडमिशंस नहीं है। अब बात आ गई मंकी पॉक्स की। इसलिए कुछ मेजर्स लिए गए हैं। 10 बेड हर जगह पे अलग रखना,
वगैरह अलग वार्ड बनाना, क्योंकि ये भी बहुत इन्फेक्शियस डिसीज है। ये हवा से भी फैलती है, स्किन कॉन्टैक्ट से भी फैलती है, यानी कि जो मेडिकल वर्कर्स होंगे उनको पूरा जो पीपी सेट लगा के जब पहले घूमते थे वैसे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी की जानकारी अभी हमारी कम है। लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा इसका जो स्प्रेड है वो शायद उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कोरोना का होता था। कोरोना में एक्सटेंट बहुत ज्यादा था। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी तो यही है कि जहां जहां से बीमारी आ सकती है, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, हर जगह पे सर्वेलेंस रखा जाए ताकि बीमारी वहीं की वहीं कंटेन हो जाए। दूसरा, लोग बात क्या करें? लोग बात भी अपनी, क्योंकि कुछ केसेस हिंदुस्तान में ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल में एक केस था, उसकी कोई इंटरनेशनल ट्रेवल की हिस्ट्री नहीं थी, तो उसका कहना कि मैं तो सिर्फ कुल्लू मनाली गया था, ये किया था, वो किया था। दैट मींस अब ऐसे केसेस आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी में डिसीज फैल रही है। बिल्कुल। उससे बचने के लिए हमें डॉक्टर्स, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 10 लाख डॉक्टर्स हैं, ये हर पेश डॉक्टर, क्योंकि बता दूं मैं आपको रविंदर, जो बीमारी स्टार्ट होती है उसमें उठते ही पहले दिन से दाने नहीं निकलते। पहले 3-4 दिन से बुखार रहता है, बुखार है, मसल पेन्स हैं, कफ एंड कोल्ड है। चौथे 5वें दिन जाके पेशेंट को पॉक्स नजर आता है, उसके पहले हम शक भी नहीं कर सकते। तो यानी कि सब डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को एक शक की नजर बनाए रखनी पड़ेगी। यस, इस केस की ये हिस्ट्री है, जिसके कॉन्टैक्ट में शायद आया होगा, तो हमें इसके लिए ये देखना चाहिए। अगर हम इस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि जो भी छुटपुट केस होंगे आने वाले कुछ हफ्तों में, उनको हम फटाफट कंटेन कर पाएंगे। ऐसी कोशिश ऑल अक्रॉस डिस्पेंसरीज, नर्सिंग होम्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, हर जगह हमें लगातार बनाए रखनी पड़ेगी। एक विजिलेंस में हमें काफी अच्छा काम करना पड़ेगा। और प्लस जैसी कोई केस डायग्नोज हो गए उसको अलग अलग आइसोलेट किया जाए, स्पेशल वार्ड्स में रखा जाए, ताकि हम उसको कंटेन कर पाए। तो कोरोना से हमने यही सीखा है कि इमीडिएट अर्ली डायग्नोसिस, आइसोलेशन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, इस स्ट्रेटेजी को हमें और इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। जी सतीश जी, ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि सिम्टम्स कुछ हद तक आपने बताया, आपको लग रहा हो कुछ कमी यहाँ पर रह गई, तो आपसे भी हम समझना चाहेंगे। और एक ड्यूरेशन भी दी गई, जैसे कोविड को लेकर जब कहा गया था कि 14 दिन कम से कम हमको अपने आप को आइसोलेट रखना है, ऐसा यहाँ भी कुछ है? 21 दिन की बात की गई है यहाँ पर आइसोलेट करने की, उसके बाद क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। ये 14 से 21 दिन तक का जो पीरियड है जी, तो उसको सबसे पहले जब शुरुआत होती है तो तेज बुखार, ये बार बार जो आना, जब किसी केस में तेज बुखार हो, बार बार आना हो, और खुजली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो खुजली हो, पीठ और मांसपेशियों में दर्द काफी तेज हो, तो ये सब जब सिम्टम्स मिले तो तुरंत ही उनको डॉक्टर के पास जा करके इसका पूरा जांच करवा ले, और इसका ये कंफर्म हो जाए। सो इसलिए सब बचाने के लिए, क्योंकि ये वायरस है, स्प्रेड कर रहा है थ्रू एयर, तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क इसलिए भी कि अभी भी ये कोरोना खत्म हुआ नहीं है, कोरोना भी चल रहा है, तो इसलिए दोनों पर्पस के लिए मास्क लगाए। मास्क बराबर आपको प्रिकॉशन लेता है, मैंने हर चीज के लिए वायरस से तो बचाने के लिए ये मास्क सबसे बढ़िया है। इसको जो पहले चल रहा था ये कंपलसरी कर दिया गया था, अब फिर से कंपलसरी कर देना चाहिए। बिल्कुल, तभी लोग इसको ये प्रिकॉशन लेते हैं। सैनिटाइजेशन अपने पास, सैनिटाइजर अपने पास रखना चाहिए और मास्क रखना चाहिए, हाथ की सफाई करते रहने चाहिए, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए। ये सब गाइडलाइंस हैं जो सरकार ने आपको ऑलरेडी दे रखी है, और मुझे लग रहा है दर्शकों को सिर्फ गंभीरता से इसे समझना होगा, क्योंकि आपको अपनी तो चिंता होनी चाहिए अपने स्वास्थ्य के साथ ही अपनों की भी चिंता होनी चाहिए, तब जाके हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं। डॉक्टर नरेश, चूंकि लॉकडाउन की स्थिति कोविड में हुई, क्या लगता है कि मंकी पॉक्स से भी वो उस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है अगर हम इस पर सचेत नहीं रहे या जागरूक नहीं हुए? रविंदर, अभी तक की जो जानकारी है, मैं बिल्कुल भी सोचता कि लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी। There is a huge difference between monkeypox and spread of corona. कोरोना का स्प्रेड बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा, मतलब कि टू एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। monkeypox हमारे विचार में अभी तक भी लिमिटेड रहना चाहिए कुछ खास कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि वी आर वॉचिंग, बट और से आप सोच के देखिए, एट द वर्स्ट ऑफ कोरोना
पूरी दुनिया में एक टाइम पे 10 लाख केस होते थे। Whereas अभी तक मंकी पॉक्स के ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सिर्फ 18,000 केस। तो हम नहीं समझते कि ऐसा होने का डर है, और मैं नहीं समझता कि कभी लॉकडाउन का नंबर आएगा, क्योंकि लॉकडाउन क्यों किया गया था? माना जाता था कि कोरोना कैन स्प्रेड टू एनीबडी एंड एवरीबडी। Whereas जो मंकी पॉक्स है उसका जो स्प्रेड है वो शायद लिमिटेड रहेगा, कुछ कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो अभी कोई मैं नहीं समझता अमंग द आर्मामेंटेरियम टू फाइट मंकी पॉक्स कभी भी हमें लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। चलते चलते सतीश जी आपसे समझना चाहेंगे कि अब सरकार क्या करने वाली है? सरकार ने जो प्रिकॉशन के लिए अलग अलग बेड्स, क्योंकि जिस तरह की बात नरेश जी ने कही कि हमने बहुत सारी गलतियां पिछले टाइम में की हैं, उन्होंने कुंभ का एग्जाम्पल लिया, बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल दिए। क्या इस बार हम सचेत हैं? हाँ, नहीं सचेत तो है ही है जी। ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि वो वायरस की हम लोग जो कोरोना की तरह तो ये इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम एहतियात नहीं बरतते हैं तो ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने एहतियात तो आपको बिल्कुल रखना ही रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो जैसे उन्होंने बताया कि चिकन पॉक्स में स्पेशली चिकन पॉक्स में जो दे आर कनेक्टेड विद द वाइल्ड लाइफ या विद एनिमल्स, उनको ज्यादा प्रिकॉशन रखना है मंकी पॉक्स में। मंकी पॉक्स में। जी। तो इस वजह से इसको इस लेवल लेकर के जितने जूज हैं, जू में और जितने वर्कर्स हैं और जो भी कनेक्टेड है विथ वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स, दे शुड हैव स्पेशल प्रिकॉशन। उनको उनका स्पेशल ख्याल रखना पड़ा, बहुत जरूरी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम अहम जानकारियां देने के लिए। हमें उम्मीद है दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और आपसे भी हम यही कहेंगे कि स्वस्थ रहें और सचेत रहें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।